तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पार्ट 5 शब्द भंडार। शब्द भंडार में सबसे पहले हमारा आ रहा है पर्यायवाची शब्द। आप सब अपनी बुक ओपन करिए, बुक में पार्ट 5 निकाल लीजिए। 5 पेज नंबर 24 है आपका। इसमें देखिए आपका 1 अहंकार से लेकर और 15 पर आ जाइए कपड़ा, ये आपको टिक करने हैं। 1 से लेकर 15 तक हमारे पर्यायवाची शब्द हैं जिसे आप टिक करेंगे। अहंकार, अंधकार, अतिथि, अमृत, असुर, अश्व, आकाश, आग, आनंद, इच्छा, इंद्र, ईश्वर, उपवन, उन्नति, कपड़ा, यानी कि ये 15 तक हैं। आप सब इसको टिक कर लीजिए। ये हमारे लर्न कर या आपको दोहरान करना है इनका। तो हम जानते हैं सबसे पहले पर्यायवाची के बारे में। तो समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अपनी बुक का हम ले लेते हैं, जैसे 1 नंबर पे आपका दिया, 1 नंबर वाला दिया है अहंकार। तो अहंकार का मतलब है आपका अभिमान, घमंड, दर्प, दंभ। तो यहाँ आपको इनके जो है शब्द याद करने हैं। अब ले लेते हैं हम जैसे यहाँ पर अंधकार, ठीक है। आपकी बुक में देखिए आपको ये सभी दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वो शब्द भी आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उनको देखेंगे। तो 2 नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है? अंधकार। तो यहाँ अंधकार का क्या मतलब है? तो यहाँ है अंधेरा, ठीक है, अंधेरा है, तम और तिमिर। ये तीनों ही अर्थ क्या कहलाते हैं? ये हमारे हमने दिया अंधकार शब्द और ये तीनों इसके पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। हम एक और ले लेते हैं आकाश, ठीक है। नंबर 7 पे दिया हुआ है आपका आकाश। आकाश का अर्थ तो सबको पता है। अगर इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं अंबर, ठीक है, अंबर, नभ, गगन। तो यहां हम इसके क्या लिख रहे हैं? समानार्थी शब्द लिख रहे हैं। और व्योम, ठीक है, ये सभी क्या कहला रहे हैं? ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। किसके? आकाश के। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने ही बुक के पेज नंबर, आप आ जाइए पेज नंबर 28 पर, जिसमें देखिए विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द में अर्थ लिखा है। अर्थ से लेकर लास्ट पे आ जाइए आदान। तो यहाँ अर्थ से लेकर आदान तक आपके 1 से 18 तक क्या दिए हुए हैं? विलोम शब्द। ये आपको टिक करने हैं, ठीक है। अर्थ से लेकर आदान तक विलोम शब्द हैं जो आपको टिक करने हैं। अब आ जाते हैं विलोम क्या होते हैं? विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ एक वाला ही देख लेते हैं, अर्थ, जिसका अर्थ होता है अनर्थ, कुछ अनहोनी हो जाना। कहते हैं ना, ये तो अर्थ था, इसका कोई अर्थ था लेकिन अनर्थ हो गया, तो जो गलत हो गया, तो उल्टे पे चले गए। यहाँ तो सही है, वहाँ गलत है। या ले लेते हैं अशांत। अशांत कोई चीज होता है, हमने ये सुना तो हम अशांत हो गए। शांत यानी शांत हो जाना, बिल्कुल शांत, कहते हैं ना मन को शांत रखो। इस तरीके से हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं। हम कुछ शब्द को यहाँ ले लेते हैं। तो बच्चों हम आ रहे हैं अब विलोम शब्द पर। विलोम शब्द मैंने आपको पेज नंबर आप 28 पे ओपन कर लीजिए। इसमें अर्थ से लेकर आदान तक आपके विलोम शब्द दिए गए हैं। तो हम यहाँ विलोम शब्द का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अशांत। और इसका विलोम क्या हुआ? शांत। तो यहां हमने इसका उल्टा अर्थ लिया है। ऐसे ही हम ले लेते हैं उदय। उदय का अर्थ तो जानते हैं, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। तो यहां हो गया अस्त। तो यहां पर आपको दिए गए हैं
अर्थ से लेकर आदान तक जितने भी आपको शब्द दिए हैं उनके आपको शब्द और विलोम शब्द दोनों ही लर्न करने हैं, याद करने हैं। अब आ जाइए बच्चों आप अपनी ही बुक के पेज नंबर 30 पर, जिसमें आपको दिए गए हैं समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द जो हैं आपके 1 से, आंधी से लेकर यहाँ 10 पर आ जाइए, रक्त। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक आपको टिक करने हैं। तो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द सुनने में एक से लगते हैं लेकिन जिनका अर्थ में परिवर्तन होता है, अर्थ अलग होता है लेकिन सुनने में समान लगते हैं, वो हमारे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो एक हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेती हूं एक आंधी, ठीक है, आंधी। अब आंधी का अर्थ तो हमें समझ में आ रहा है कि आंधी का क्या मतलब है। यहाँ हम जब आंधी आती है तो क्या होता है? बहुत तेज हवा चलती है, तो यहाँ आएगा तेज हवा। लेकिन इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द हम लेंगे आधी, ठीक है। आंधी और आधी में अंतर है, ठीक है। यहाँ है ये आधी। अब आधी का तो अर्थ जानते ही हैं हम, ये कोई भी चीज आधा, तो यहां हो गया आधा हिस्सा, ठीक है। लेकिन सुनने में हमें क्या लग रहा है? एक जैसा लगता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहां हमने लिया आंधी शब्द जिसमें दिया गया है आपका तेज हवा, और आधी का मतलब यहां दिया गया है आधा हिस्सा। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे दिन। दिन का मतलब, दिन तो यानी कि जो हम प्रातः क्या कहते हैं? आज का दिन अच्छा होगा या दिन है आज का, तो यहां दिन का मतलब होता है दिवस, ठीक है, दिवस। दिन का मतलब दिवस। लेकिन हम यहां दूसरे अर्थ को देखते हैं दीन, लेकिन दीन का अर्थ बदल गया, यहां पर बिल्कुल विपरीत है, कहीं से भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। दीन का मतलब यहां होता है गरीब, दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो यहां किसी को हम कहते हैं कि दीन है, गरीब है, तो यहाँ अर्थ बदल गया। लेकिन यहाँ सिर्फ हमने मात्राएं बदली है, तो कितना अर्थ में परिवर्तन है। अगर आपको कहीं दिन लिखना है और आपने दीन लिख दिया तो बिल्कुल अर्थ परिवर्तन हो गया। कहाँ तो दिवस और हम गरीब लिख रहे हैं, तो यहाँ कितना परिवर्तन आया है वो यहाँ आपको दिया गया है। तो इस तरीके से हमने जाना कि समशुद्ध मतलब सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थों में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 6 उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमने उपसर्ग के पहले, सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पहले जानते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? वो आप अपनी बुक निकालिए, बुक में देखिए पेज नंबर 41, इसमें दे रखा है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी जो शब्दांश आगे लगते हैं, जिनका प्रयोग हम आगे करते हैं, यानी जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब जो आगे लगने वाले, आपको देखो यहाँ पर आपके 4 प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। साथ में आपको संस्कृत के अव्यय भी दिए गए हैं जो आपके यहाँ प्रयोग में उपसर्ग के रूप में आते हैं। लेकिन हम सभी के बारे में एक बार जानते हैं। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लग रहा है वो क्या है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम उपसर्ग ले लेते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ उपसर्ग में अ दे रखा है, तो यहाँ अ उपसर्ग लेते हैं हम। अब इसका अर्थ तो है अभाव, लेकिन हम इसको जिस मूल शब्द से जोड़ेंगे वो मूल शब्द हम ले लेते हैं भाव, ठीक है। ये हमारा मूल शब्द है। हमने भाव से अ उपसर्ग का मेल किया, यानी ये आगे जुड़ गया है। तो यहाँ जब भाव से, मूल शब्द से हमारा उपसर्ग जुड़ा तो ये शब्द क्या बना? अभाव, ठीक है। ये नया शब्द बन गया, ठीक है। दोनों का ही भाव यानी मन के भाव भी होते हैं, लेकिन अ जुड़ते ही यहाँ पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। भाव से अभाव, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं हम, इसी से बना हुआ एक और शब्द ले लेते हैं,
जैसे अ से अभाव जोड़ा है यहाँ पर हम ले लेते हैं ज्ञान। ज्ञान तो शब्द जैसे ही हम ज्ञान पढ़ रहे हैं हमें पता है इस चीज का ज्ञान होना, किसी चीज का ज्ञान होना ज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर हमने इसको उपसर्ग से जोड़ा तो अर्थ में कितना परिवर्तन आ रहा है? अज्ञान, यानी यहां बिल्कुल अर्थ परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यहां तो ज्ञान होना, यहां अज्ञान होना, किसी चीज की जानकारी ना होना। इसी प्रकार से हम एक और ले लेते हैं, आप अपने पेज नंबर 42 पे देख लीजिए। प्र का मतलब अधिक भी होता है और आगे भी होता है, दो अर्थ होते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं प्र। ठीक है, प्र से मिला हम ले लेते हैं यहां एक शब्द गति। ठीक है, अब हमने प्र उपसर्ग गति शब्द मूल शब्द में जोड़ा तो ये बन गया, क्या बना? प्रगति। नया शब्द बन गया प्रगति, विकास करना, प्रगति करना। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं हम प्रबल। ठीक है, तो यहां प्रय, यहां बल दिया हुआ है आपको मूल शब्द, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दिया? हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया प्रबल। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए ये उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम आ रहे हैं इसी के उपसर्ग के साथ में ही आपको प्रत्यय दिया गया है, पेज नंबर 43 पर आ जाइए। अभी तो हमने ये जाना कि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, यानी कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप अपनी बुक पे देखिए, इसके भी प्रकार दिए गए हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आई। हमने यहाँ प्रत्यय लिया है तो यहाँ हम ले लेते हैं आई। आई जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा प्रत्यय है। लेकिन जब हम प्रत्यय को मूल शब्द से जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वो दिया हुआ है। तो यहां हमने प्रत्यय, ठीक है, यहां ले लेते हैं हम आई। आई से हमने एक मूल शब्द को जोड़ना है, तो यहां मूल शब्द आपका दे रखा है पढ़। ठीक है, मूल शब्द क्या दिया है? पढ़। और हमें इसको आगे नहीं जोड़ना है प्रत्यय को, अब हमें पीछे जोड़ना है। तो यहां पढ़ से जब हमने प्रत्यय को जोड़ा तो वो क्या बन गया? नया शब्द बना पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि आई इसी के अंदर आ गया है, आई, पढ़ाई, आई हो गया। तो यहां हमने प्रत्यय को किसमें जोड़ा? पढ़ मूल शब्द से जोड़ा, लेकिन हमने इसका पीछे यानी पीछे लिया है, आगे प्रयोग नहीं किया है। ऐसे एक और ले लेते हैं, जैसे लड़। अब ये हमारा मूल शब्द क्या है? लड़, लेकिन हम इसके पीछे जोड़ रहे हैं प्रत्यय, तो ये नया शब्द बन गया लड़ाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ बहुत सारे प्रत्यय बुक में आपके दे रखे हैं, हम उन्हें एक बार दोहरान करेंगे। जब हम दोहराएंगे तो हमें अपने आप ये समझ में आएगा कि उपसर्ग किस तरीके से आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय किस तरीके से पीछे जुड़ते हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ दे रखा है, आप देखिए भर। ठीक है, भर आपका दे रखा है, ये क्या है? ये आपका प्रत्यय है। भर नहीं लेंगे, यहां हम लेंगे दार। ठीक है, और मूल शब्द हम यहां लेंगे दुकान। तो यहां हमें इसको पीछे जोड़ना है, किसको? प्रत्यय को हमें यहां पीछे जोड़ना है। तो यहां अगर हमने यहां जोड़ा तो ये एक नया शब्द बन गया दुकानदार। ठीक है, क्योंकि हमने प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं किसी शब्द के तो वो आगे से जुड़कर नया शब्द बनता है, लेकिन अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो हमें पीछे जोड़ना है, तब हमारा एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि हमारा जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो कैसे है? उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर
पाठ समाप्त होता है और आप सबने पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 4 शब्द विचार और पाठ 5 शब्द भंडार, साथ में पाठ 6 उपसर्ग और प्रत्यय का दोहरान किया है। और मुझे आशा है कि आपने दोहरान बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा ताकि आप इसे एक बार अच्छे से दोहरा सके। धन्यवाद।